कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे भारत की नींव आखिर रखी कैसे गई? तो चलिए आज हम भारत के संविधान बनने के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। इसे ना एक नए देश की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की तरह देखिए। ये सिर्फ एक दस्तावेज की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरे देश को गढ़ने की, उसे बनाने की कहानी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक हकीकत है। असल में हमारे संविधान की कहानी तो हमारी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ही शुरू हो गई थी। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता है ना? हमारे भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट था हमारा संविधान। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मकसद था कि एक नए आज़ाद भारत की नींव रखी जाए। पर इस इमारत को बनाना शुरू करने का हक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। मतलब आर्किटेक्ट्स काम पर लगते उससे पहले तो उन्हें जमीन के लिए ही लड़ना पड़ गया। और ये संघर्ष काफी लंबा चला। सोचिए, 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार ये आइडिया दिया था और इससे हकीकत बनने में एक दशक से भी ज्यादा लग गया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली इसकी मांग की। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर में चलो ठीक है मान लिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, हालांकि वो खारिज हो गया। पर हर कदम, हर एक कोशिश एक छोटी छोटी जीत थी जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ला रही थी। और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो मौका आ ही गया। अब वक्त था इस महान देश की कंस्ट्रक्शन टीम, यानी हमारी संविधान सभा को एक साथ लाने का। और ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। पूरे भारत के कोने कोने से 389 मेंबर्स चुने गए, जिनका एक ही काम था, इस विशाल और इतने विविध देश का प्रतिनिधित्व करना। तो ये जो 389 सदस्य थे, इनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 सीटें थी रियासतों के लिए। कोशिश यही थी कि भारत का हर एक हिस्सा इस बड़े काम में शामिल हो सके। अब इन्हें चुना कैसे गया, ये तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। ये ना एक मिक्स्ड सिस्टम था, मतलब कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे तो कुछ नॉमिनेटेड। और इन्हें सीधे लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनके सदस्यों ने चुना था। और हां, ये भी पक्का किया गया कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। इसलिए मुस्लिम, सिख और बाकी सभी समुदायों को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी गई थीं। तो चलिए, टीम तो अब तैयार थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले सारे आर्किटेक्ट्स को यह तय करना था कि भाई इस नई इमारत की नींव क्या होगी, इसके मूल सिद्धांत क्या होंगे। इस पर सबकी सहमति होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं, हर महान संरचना को एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और हमारे देश के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए था जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे। और भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट था उद्देश्य प्रस्ताव। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये समझिए कि यह हमारे संविधान की फिलॉसफिकल फाउंडेशन थी, उसकी दार्शनिक नींव। और जानते हैं एक मजे की बात, इसी प्रस्ताव का जो बदला हुआ रूप है ना, वही आज हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है। मतलब उस वक्त का विजन आज भी हमारे संविधान की आत्मा में जिंदा है। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के सबसे जरूरी फेज की। वो था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। और इस काम की जिम्मेदारी एक बहुत ही डेडिकेटेड कमेटी को दी गई। और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारत के संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। और सही में संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को जो शक्ल उन्होंने दी, उसमें उनका योगदान अतुल्य था, अविश्वसनीय। हाँ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं थे। उनके साथ कमेटी में 6 और सदस्य थे, जिनका इस बहुत बड़े काम में बहुत जरूरी योगदान था। ये एक शानदार टीम वर्क का नतीजा था। तो ये जो ड्राफ्ट से लेकर फाइनल डॉक्यूमेंट्स तक का सफर था, ये बहुत ही डिटेल्ड और लंबा था। सबसे पहले 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट पेश हुआ। फिर उस पर महीनों तक गहरी बहस चली, एक एक शब्द पर चर्चा हुई, 3 अलग अलग रीडिंग्स हुई। और फिर 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसी ऐतिहासिक दिन को तो हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, अब जब हमारी ये इमारत बनकर तैयार हो गई है, तो इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके शानदार एंट्री गेट यानी हमारी प्रस्तावना से, और समझते हैं कि इसकी खासियतें क्या क्या हैं। सबसे पहला शब्द संप्रभु
इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। अगला शब्द है समाजवादी। देखिए, भारतीय समाजवाद का मकसद है कि लोकतांत्रिक तरीकों से, डेमोक्रेटिक मीन से गरीबी, बीमारी और जो मौके की असमानता है उसे खत्म किया जाए। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि देश का, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहां सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है, सर्व धर्म समभाव। लोकतांत्रिक, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं। सरकार की असली ताकत भारत के लोगों के हाथ में है। हम ही अपनी सरकार को चुनते हैं। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो हेड है, जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। वो किसी राजा या रानी के परिवार से नहीं आते। हमारे संविधान को बनाने वाले वाकई बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों को पढ़ा, परखा और वहां से जो सबसे अच्छी चीजें थीं वो भारत के लिए अपनाई। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। मतलब भारत के लिए एक मजबूत और सबसे अलग ढांचा बनाने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को एक साथ लाया गया। तो ये थी कहानी कि कैसे सालों के संघर्ष, अनगिनत बहसों और एक महान विजन के बाद भारत का संविधान बना। पर एक सवाल आज भी हमारे सामने है कि ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना ब्लूप्रिंट आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चला रहा है, उसे कैसे आकार दे रहा है। ये सवाल सोचने वाला है। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविधताओं से भरा देश आखिर एक साथ काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है एक किताब में, भारत का संविधान। लेकिन आज हम सिर्फ इस कानूनी किताब की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। वो ब्लूप्रिंट जो हमारे देश के आदर्शों और सपनों को एक शक्ल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और इस ब्लूप्रिंट को समझने की शुरुआत कहां से होती है? वो होती है इसके आइडेंटिटी कार्ड से, जिसे हम प्रस्तावना या प्रीएम्बल कहते हैं। और ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है, नहीं, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये वो चीज है जो बताती है कि भारत असल में है क्या। सोचकर देखिए, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड बताता है कि हम कौन हैं, ठीक वैसे ही प्रस्तावना भारत के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। ये हमें बताती है कि एक देश के तौर पर हम क्या हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। चलिए इसके एक एक शब्द में जो गहरे मतलब छिपे हैं ना, उन्हें खोजते हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का कप्तान भारत खुद है। चाहे अंदरूनी मामले हो या बाहरी, हमारे फैसले हमारे अपने होते हैं, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं। हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अगला शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। हाँ, ये बाद में 42वें अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। अब देखिए, भारत का समाजवाद ना वो चीन या रूस जैसा नहीं है, जहां हर चीज सरकार की होती है। नहीं, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि देश की तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचना चाहिए। मकसद है गरीबी और मौकों की असमानता जैसी बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करना। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। यह भी 42वें अमेंडमेंट से ही आया। इसका मतलब बहुत साफ है, सरकार का, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ हर धर्म का बराबर सम्मान है। ये सर्वधर्म समभाव का वो आदर्श है जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की असली पहचान है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, इसका मतलब है कि असली बॉस जनता है। हर 5 साल में हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। असली शक्ति हमारे वोट में है और जो सरकार बनती है वो हमारे प्रति जवाबदेह होती है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह हुआ कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी राजा या रानी के लिए रिजर्व्ड नहीं है। हमारे राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं और वो किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत में पद जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत से मिलता है। तो हमारे पास ये एक जबरदस्त पहचान तो है, पर कभी सोचा है कि हमारे संविधान को बनाने वालों को, इसके आर्किटेक्ट्स को, ये सारे महान विचार आए कहां से? क्या ये सब कुछ एकदम ओरिजिनल था या फिर दुनिया के बेहतरीन आइडियाज से प्रेरणा ली गई थी? हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल लाइब्रेरी की तरह देखा और वहां से सबसे अच्छी किताबें, मतलब सबसे अच्छे आइडियाज को चुना।
पर उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उन विचारों को भारत की मिट्टी, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, जहां प्रधानमंत्री सरकार को लीड करते हैं। वहीं अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, जो हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, जो सरकार को एक गाइड बुक की तरह बताते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। है ना एक बेहतरीन मिक्सचर? तो ठीक है, हमारे पास फिलॉसफी भी है और प्रेरणा के स्रोत भी हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ब्लूप्रिंट रोजमर्रा के कामकाज में, डे टू डे प्रैक्टिस में लागू कैसे होता है? इसके जो नियम कायदे हैं, जो प्रोसीजर हैं, वो सब डिटेल में कहाँ लिखें? अच्छा, तो इसका जवाब मिलता है संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में। इनको आप एक तरह से संविधान का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि संविधान के बड़े बड़े सिद्धांत जमीन पर असल में काम कैसे करेंगे। कुल मिला के हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब 8 थीं, लेकिन फिर जैसे जैसे जरूरतें बदलीं 4 और जोड़ दी गईं। हर एक अनुसूची गवर्नेंस के एक खास पहलू से जुड़ी हुई है। पहली 4 अनुसूचियां तो एक तरह से देश की नींव रखती हैं। पहली वाली में भारत का पूरा नक्शा है, मतलब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दूसरी और तीसरी ये पक्का करती हैं कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी और जज ईमानदारी से काम करें, उनकी सैलरी और शपथ का जिक्र करके। और चौथी ये तय करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। अब 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये हमारे आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन 7वीं अनुसूची, ये बहुत ही खास है। ये केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा करती है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये साफ साफ बताती है कि किन मामलों पर दिल्ली कानून बनाएगी और किन पर राज्य सरकारें। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाती है, जिसमें 22 भाषाओं को ऑफिशियल मान्यता दी गई है। और आखिरी की जो अनुसूचियां हैं ना, वो दिखाती हैं कि हमारा संविधान वक्त के साथ कैसे बदला है। 10वीं अनुसूची आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकने के लिए आई, और 11वीं 12वीं अनुसूचियों ने तो लोकतंत्र को गांव और शहर के लेवल तक पहुंचा दिया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत देकर। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, प्रस्तावना, दुनिया भर से लिए गए विचार और ये डिटेल्ड अनुसूचियां, तो एक सवाल मन में आता है, इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये ब्लूप्रिंट आज भी इतना मजबूत और काम का क्यों है? इसका राज इसके डिजाइन में ही छिपा है। देखिए, ये एक मजबूत आइडेंटिटी कार्ड से शुरू होता है, जो हमें हमारी वैल्यूज याद दिलाता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे विचारों की ग्लोबल लाइब्रेरी से सीखता है, और फिर ये एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल भी देता है, जो देश चलाने में मदद करता है। ये सख्त भी है और लचीला भी, और शायद इसीलिए ये आज भी इतना रेलेवेंट है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, भारत के भविष्य के लिए इसकी पहचान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी साबित होगा? इसका समाजवाद, इसकी पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र या कुछ और? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। नमस्कार, आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसका दिल कहा जाता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, नहीं, ये तो वो पक्की गारंटी है जो हर भारतीय नागरिक की आजादी और सम्मान की नींव पर टिकी है। तो चलिए इसे समझते हैं। पता है, हमारे संविधान के इस हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा टाइटल है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि 1215 में इंग्लैंड में जो असली मैग्ना कार्टा आया था, उसने इतिहास में पहली बार किसी राजा की ताकत पर लगाम लगाई थी। ठीक उसी तरह हमारे ये मौलिक अधिकार सरकार की बेहिसाब ताकत पर एक बाउंड्री खींचते हैं और हर नागरिक को इंसाफ और आजादी का वादा करते हैं। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? अच्छा, इन्हें एक तरह का एक सुरक्षा कवच मान लीजिए, एक शील्ड जो हमें राज्य की मनमानी से बचाती है। लेकिन एक मिनट, ये राज्य है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ सरकार है या कुछ और भी? और ऐसी क्या बात है इनमें जो इन्हें इतना इतना पावरफुल बनाती हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, अधिकारों की लंबी लिस्ट पर जाने से पहले 2 बहुत जरूरी बातें समझनी होंगी। मतलब खेल के नियम क्या हैं? पहला, ये अधिकार हमें बचाता किससे है? और दूसरा, क्या होगा अगर कोई दूसरा कानून इन अधिकारों से टकरा जाए? कौन जीतेगा?
तो संविधान का आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं है, नहीं, इसमें भारत की संसद, सभी राज्यों की सरकारें, उनकी विधानसभाएं, अरे यहाँ तक कि हमारे शहर की नगर पालिका और गांव की पंचायत भी शामिल है। मतलब साफ है, इनमें से कोई भी, जी हाँ कोई भी, हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, आर्टिकल 13। ये कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी, अगर वो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है तो वो कानून बेकार माना जाएगा, शून्य, वॉइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हमारी अदालतें ऐसे किसी भी कानून को उठा के रद्द कर सकती हैं। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। मतलब बॉस कौन है? मौलिक अधिकार। तो ठीक है, अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए अब असल अधिकारों की बात करते हैं। वो कौन सी गारंटियां हैं जो हर एक इंसान को बराबरी और आजादी देती हैं? सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। सीधी सी बात है, कानून के सामने सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी चाहिए, सबको बराबर मौका मिलेगा। छुआछूत जैसी चीजों को तो पूरी तरह खत्म करके एक जुर्म बना दिया गया है। और हाँ, वो पुराने जमाने वाले राय बहादुर या सर जैसे टाइटल भी खत्म, सिर्फ सेना या पढ़ाई से जुड़े टाइटल ही चलेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 19, जो हमें देता है 6 जबरदस्त आजादियां। कौन कौन सी? बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी, शांति से कहीं भी जमा होने की आजादी, अपने ग्रुप्स या यूनियन बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, भारत के किसी भी कोने में जाकर बसने की आजादी, और हाँ, अपनी मर्जी का कोई भी काम या बिजनेस करने की आजादी। लेकिन रुकिए, एक कैच है, ये सारी आजादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब सही वजहों के साथ रोक लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए देश की सुरक्षा का सवाल है या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है, तो बोलने की आजादी को थोड़ा लिमिट किया जा सकता है। सीधी सी बात है, अधिकार हैं तो जिम्मेदारियां भी। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर, और ये शायद हमारे संविधान का सबसे जिंदा, सबसे बढ़ता हुआ हिस्सा है। देखिए, शुरू में इसका मतलब बस इतना का कि किसी की जान नहीं ली जा सकती और उसे गैर कानूनी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दुनिया ही बदल दी। कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत से जीना है। और आज इसी में राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी है, और एक साफ सुथरे माहौल में रहने का अधिकार भी। सोचिए कितना बदल गया है ये। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो ज्यादातर एक इंसान के अधिकारों की थी, लेकिन हमारा संविधान सिर्फ अकेले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे के पूरे समुदायों को भी प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो शोषण के खिलाफ हो या फिर अपने धर्म और कल्चर को बचाने की बात हो। यहाँ 3 बहुत जरूरी अधिकार हैं। पहला, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त और बच्चों से मजदूरी करवाने जैसी चीजों पर पूरी तरह से बैन लगाता है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने और उसके हिसाब से चलने की पूरी आजादी है। और तीसरा है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को बचाने और बढ़ाने का हक देता है। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे जबरदस्त अधिकार हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन क्या होगा अगर कोई इन अधिकारों को न माने? कोई सरकार, कोई अफसर, कोई इनका उल्लंघन करे तो तब क्या? यहीं पर सामने आता है संविधान का असली ब्रह्मास्त्र, वो चीज जो इन सारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से निकालकर एक असलियत बनाती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि ये संविधान का दिल और आत्मा है। और जरा सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो खुद एक फंडामेंटल राइट है और जो हमें ये ताकत देता है कि अगर हमारा कोई भी दूसरा अधिकार छीना जाए तो हम दरवाजा खटखटा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन कैसे लेता है? उसके पास एक स्पेशल टूल किट है जिसे रिट्स कहते हैं। ये 5 तरह के पावरफुल ऑर्डर्स होते हैं। जैसे एक है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसे फौरन पेश किया जाए। एक और है मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये तब होता है जब कोई सरकारी अफसर अपना काम करने से मना कर दे। बाकी 3 रिट्स भी अदालतों और सरकारी दफ्तरों को सही से काम करवाने के लिए हैं। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान की जान। पर एक सवाल खड़ा होता है,
आज टेक्नोलॉजी और समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या 70 साल से ज्यादा पुराने इन अधिकारों के मतलब भी बदल रहे हैं? और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इनमें से कौन सा अधिकार सबसे सबसे जरूरी साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक रूल्स की किताब तो चाहिए ही, है ना? भारत के लिए वो रूल्स की किताब है हमारा संविधान। तो आज हम इसी की रूपरेखा को समझने वाले हैं। वो सिद्धांत जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो कर्तव्य जो हमसे उम्मीद किए जाते हैं, और वो लोग जो इस देश की बागडोर संभालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान के दिल में ना एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए सब कुछ समझ लिया। एक तरफ है वो चीजें जो सरकार नहीं कर सकती, मतलब सीमाएं, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो सरकार को करनी चाहिए, मतलब देश की आकांक्षाएं। यही वो संतुलन है जो भारत के गवर्नेंस को डिफाइन करता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हम नागरिकों के लिए एक ढाल की तरह हैं। ये सरकार की पावर पर एक लिमिट लगाते हैं। ये साफ साफ कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। ये एक रोड मैप की तरह हैं। ये सरकार को बताते हैं, देखो ये एक आदर्श समाज है जिसे बनाने की हमें कोशिश करनी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, वो महान लक्ष्य जो हमारे राष्ट्र को रास्ता दिखाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी। इन्हें आप देश के भविष्य के विजन की तरह सोच सकते हैं। अगर संविधान एक रूल बुक है तो डीएसपीपी उसका मॉरल कंपस है, जो हमेशा एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर इशारा करता रहता है। असल में ये हमारे संस्थापकों के सपनों का दस्तावेज है। अब इस स्लाइड पर ये शब्द देखिए, गैर न्यायोचित। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कोर्ट जाकर सरकार पर यह केस नहीं कर सकते कि उन्होंने इन सिद्धांतों को लागू क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये अधिकार नहीं बल्कि लक्ष्य हैं, गोल्स हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। कानून बनाते समय हर सरकार के लिए ये गाइड की तरह काम करते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इन सिद्धांतों को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं समाजवादी सिद्धांत, जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पर जोर देते हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे गांव पंचायतों को मजबूत करना। और आखिर में लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत, जो मॉडर्न सोच पर आधारित है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टेट को क्या करना चाहिए, पर अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। नागरिकों से देश के लिए क्या करने की उम्मीद की जाती है। आखिर देश तो हम सबसे मिलकर ही बनता है ना? ये अधिकारियों और जिम्मेदारियों के बीच का ही तो संतुलन है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शुरू से हमारे संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। उस समय ये महसूस किया गया कि अधिकारों की बात तो सब करते हैं, पर नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाते हैं कि एक एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब क्या है। चाहे हमारे आज़ादी के आंदोलन के आदर्शों को दिल में रखना हो या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना हो, ये कर्तव्य नेशन बिल्डिंग में हर व्यक्ति की भूमिका को रेखांकित करते हैं। अच्छा, अब जब हमने सिद्धांतों और कर्तव्यों की रूपरेखा देख ली है, तो चलिए अब उन लोगों पर आते हैं जो इस नेशनल विजन को असलियत में बदलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है राष्ट्र के सर्वोच्च पद से, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो हमारे स्टेट के हेड हैं, जो देश और दुनिया में पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट देकर नहीं चुनते हैं। ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। तो आखिर ये होता कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य यानी एमपीज और एमएलएज होते हैं। ये सदस्य एक खास सिस्टम से वोट करते हैं जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका मकसद ये है कि जीतने वाले को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट न मिले, बल्कि उसे देश के अलग अलग हिस्सों से भी अच्छा खासा समर्थन मिले।
और एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति के पास पावर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। वो सरकार के सारे काम करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपालों तक को नियुक्त करते हैं, और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है ऑर्डिनेंस जारी करना। सही मायनों में वो हमारे संवैधानिक ढांचे के रक्षक हैं। लेकिन इतनी पावर्स के साथ एक चेक एंड बैलेंस भी तो जरूरी है ना? संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया दी गई है, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। ये इतनी मुश्किल प्रक्रिया है कि ये पद की गरिमा को भी बनाए रखती है और पावर का गलत इस्तेमाल भी रोकती है। अब चलिए सिंबॉलिक हेड से हटकर रियल पावर सेंटर की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां देश के लिए रोजमर्रा के फैसले लिए जाते हैं और सरकार असल में काम करती है। और ये स्लाइड एक तरह से भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूरा सार है, जहां राष्ट्रपति स्टेट के प्रमुख हैं, वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। असल कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के ही हाथ में होती है, जो देश चलाने के लिए असल में जिम्मेदार हैं। और ये वो आर्टिकल है जो हमारे लोकतंत्र की जान है। आर्टिकल 75 कहता है कि सरकार को लोकसभा यानी जनता द्वारा सीधे चुने हुए सदन का विश्वास हासिल होना चाहिए। अगर वो ये विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही वो चीज़ है जो सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाती है। तो हम अपनी बात खत्म करते हैं वहीं से जहां से हमने शुरू किया था, एक मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया हमारे संविधान निर्माताओं का एक सपना था, लेकिन एक ऐसे देश में जहां इतनी विविधता है, इसे कैसे लागू किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी बहस और चर्चा को जन्म देता है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल। नमस्कार। आज हम भारत के शासन के दो सबसे अहम स्तंभों की गहराई में उतरने वाले हैं। एक तरफ है हमारी संसद, जो देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरी तरफ है हमारी न्यायपालिका, जो उन कानूनों की रक्षा करती है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग, इतने बड़े देश के लिए नियम कानून आखिर बनते कैसे हैं? और इससे भी जरूरी बात, उन कानूनों की रक्षा कैसे होती है? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढेंगे। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे संसद की ओर, फिर ये देखेंगे कि एक आइडिया कानून कैसे बनता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझेंगे, और फिर पूरे जस्टिस सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये दोनों पावरफुल बॉडीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर यानी हमारी संसद से। ये वो जगह है जहां देश के लिए हर कानून की नींव रखी जाती है। देखिए, हमारी संसद के दो सदन हैं। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम और आप सीधे वोट देकर चुनते हैं, मतलब ये सीधे सीधे जनता की आवाज है। और दूसरा है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों के हितों की नुमाइंदगी करती है। लेकिन राज्यसभा सिर्फ एक दूसरा सदन नहीं है, इसके पास कुछ बहुत ही खास पावर्स हैं। जैसे अगर देश के हित में जरूरी हो तो ये संसद को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो एक तरह से ये केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करती है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ना बने तो क्या होगा? क्या वो बिल अटक जाएगा? नहीं, हमारे संविधान में इसका भी इंतजाम है। आर्टिकल 108 के तहत एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है ताकि उस डेडलॉक को खत्म किया जा सके। तो अब ये तो समझ आ गया कि संसद में कौन कौन है, पर इसका सबसे जरूरी काम क्या है? कानून बनाना। तो चलिए अब इसी प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर एक आइडिया एक कानून में कैसे बदलता है। देखिए, एक आम बिल का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले उसे किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, पेश किया जाता है। फिर उस पर खूब बहस होती है, चर्चा होती है। इसके बाद होती है वोटिंग। अगर एक हाउस से पास हो गया तो फिर उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है, और जब वहां से भी पास हो जाए तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, वो बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर बिल एक जैसा नहीं होता। जब मामला पैसे का हो, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा सीधे जनता से जुड़ा मामला है। राज्यसभा इस पर सिर्फ अपने सुझाव दे सकती है, पर इसे रोक या बदल नहीं सकती। ठीक है, तो संसद ने कानून बना दिया,
पर क्या वो कानून हमेशा सही होता है? क्या वो संविधान के दायरे में है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ यानी जुडिशरी की। और इसके टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे संविधान का गार्जियन भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत कई तरह की है। जैसे अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ये देश का सबसे बड़ा अपीली कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ यहां अपील की जा सकती है। ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है और सबसे जरूरी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी यही करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे पावरफुल टूल की, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकता है। यही वो शक्ति है जो एक तरह से पार्लियामेंट पर एक चेक रखती है। तो ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। चलिए अब एक नज़र पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर पर डालते हैं। हमारे देश का जस्टिस सिस्टम आप समझ लीजिए एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर एपेक्स पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हर राज्य के हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे बेस पर हैं डिस्ट्रिक्ट और बाकी लोअर कोर्ट्स। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो हमने कानून बनाने वालों को भी समझ लिया और कानून के रखवालों को भी। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम है ये देखना कि वो कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। इसी लेन देन से, इसी संतुलन से हमारा लोकतंत्र चलता है और मजबूत बना रहता है। इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस एक वाक्य में छिपी है। उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। मतलब कानून वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांत हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, इस बेहद नाजुक बैलेंस में अगर कभी ऐसा हो कि जो जनता चाहती है वो संविधान के लिखे हुए के खिलाफ हो, तो ऐसे में आखिरी फैसला किसका होना चाहिए? लोगों की इच्छा का या फिर संविधान की मर्यादा का? भारत की शासन व्यवस्था ये किसी विशाल जटिल पहेली से कम नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ है राज्य सरकारें, और इन दोनों के बीच शक्तियों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है। तो चलिए आज इसी संतुलन के खेल को समझने की कोशिश करते हैं, जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ चलाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक सरकार 1 अरब से भी ज्यादा लोगों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले इस विशाल उपमहाद्वीप को मैनेज कैसे करती है? ये सच में गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलेंगे। इस सवाल का जवाब हमें सबसे पहले मिलता है राज्यों में। तो चलिए इस व्यवस्था की पहली परत को देखते हैं, राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। आप देखेंगे कि ये लोकल ब्लूप्रिंट काफी हद तक केंद्रीय ढांचे जैसा ही है। हर राज्य की अपनी सरकार का जो ढांचा है वो राष्ट्रीय स्तर के ढांचे से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र में हमारे राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। और जैसे केंद्र में सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक उसी तरह राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। ये एक तरह से केंद्र की व्यवस्था का ही प्रतिबिंब है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो एक तरह से केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट लग सकता है, पर यही वो धागा है जो केंद्र और राज्य के बीच के नाजुक रिश्ते को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, अब राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली है एक सदनीय, यानी जिसमें सिर्फ एक सदन होता है, विधानसभा। ज्यादातर राज्यों में यही सिस्टम है। और दूसरी है द्विसदनीय, जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा हैं। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल में, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन। ये एक बहुत ही डायनामिक और कभी-कभी तनावपूर्ण रिश्ता भी होता है। इसे अक्सर सत्ता के लिए एक रस्साकशी के खेल की तरह देखा जाता है। हमारे संविधान ने इस रस्साकशी को संभालने के लिए शक्तियों को बहुत ही समझदारी से 3 सूचियों में बांटा है। देखिए, एक है संघ सूची, जिसमें रक्षा, विदेश मामले, करेंसी जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है।
फिर आती है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, खेती, स्वास्थ्य जैसे स्थानीय विषय हैं जिन पर राज्यों को फैसला लेने का अधिकार है। और फिर है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा और विवाह जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते। लेकिन एक सवाल उठता है, उन विषयों का क्या जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है? यहीं पर अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स काम आती हैं, और भारत में इन बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ये बात केंद्र को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा करती है। अब जरा उन खास परिस्थितियों की बात करते हैं जब सत्ता का ये सामान्य संतुलन पूरी तरह बदल जाता है, मतलब आपातकाल की स्थिति में। चलिए देखते हैं कि इमरजेंसी में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। सबसे पहले है अनुच्छेद 352। ये है राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगाया जा सकता है जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई गंभीर स्थिति पैदा हो जाए। ऐसे में ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। फिर आता है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं कर पाती, यानी वहां की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, यानी वित्तीय आपातकाल। ये तब लगाया जा सकता है जब देश की आर्थिक स्थिरता को कोई गंभीर खतरा हो। और एक दिलचस्प बात यह है कि आज तक भारत में इसे कभी भी लागू नहीं किया गया है। तो हमने केंद्र राज्य का रिश्ता समझा, इमरजेंसी की शक्तियां भी देख लें, पर इस पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है? कौन सुनिश्चित करता है कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से चले? अब आते हैं इस पहेली के आखिरी हिस्से पर, सिस्टम के वॉचडॉग्स, यानी वो स्वतंत्र रेफरी जो इस खेल को नियमों के अनुसार चलाते हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं तो सीधे हमारे संविधान ने ही बनाई हैं, जैसे कि चुनाव आयोग, जो हमारे लोकतंत्र की नींव यानी निष्पक्ष चुनाव करवाता है। फिर है यूपीएससी, जो देश की नौकरशाही की रीढ़ यानी आईएएस आईपीएस अधिकारियों को चुनता है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, जो सरकार के हर पैसे के खर्च पर पैनी नजर रखता है। ये सब इस व्यवस्था के संवैधानिक अंपायर हैं। इनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण निगरानी संस्थाएं हैं। ये सीधे संविधान से नहीं बनी, बल्कि इन्हें संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है, जैसे कि नीति आयोग, जो सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, और केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी। तो इन सभी परतों और संतुलनों को समझने के बाद आखिर में एक सवाल तो उठता ही है, क्या भारत की ये जटिल शासन प्रणाली संतुलन बनाने की एक मास्टर क्लास है, या फिर ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लगातार एक तनाव में जीती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नियम कानून है, या फिर ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदलता है, सांस लेता है? भारत का संविधान बिल्कुल इसी दूसरी सोच का एक जीता जागता सबूत। तो आज हम भारत के संविधान के इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे सांस लेता है और कैसे बदला है। हम शुरुआती दिनों के बड़े बदलावों से लेकर मिनी संविधान वाले उस दौर तक जाएंगे जब बहुत कुछ हुआ। फिर हम ये भी जानेंगे कि कैसे ताकत आम लोगों तक पहुंची और आज के जमाने में नए अधिकार कैसे जुड़े। और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये कहानी आज भी कैसे आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान में जो बदलाव होते हैं, जिन्हें हम संशोधन या अमेंडमेंट्स कहते हैं, वो सिर्फ कोई कानूनी फेरबदल नहीं है। नहीं, वो एक आईने की तरह है जिसमें हमें एक बदलते हुए भारत की उम्मीदें, उसके संघर्ष और उसकी जीत सब कुछ दिखाई देता है। ये हमारे देश की कहानी में लिखे गए नए चैप्टर्स की तरह हैं। तो ये संवैधानिक संशोधन होता क्या है? अच्छे से ऐसे समझिए, ये देश के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है ना? जैसे एक अपडेट हमारे फोन या कंप्यूटर को बेहतर और आज के जमाने के हिसाब से तैयार रखता है, ठीक वैसे ही एक संशोधन हमारे संविधान को रेलेवेंट और असरदार बनाए रखता है। ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये उन बड़े अपडेट्स का एक रोड मैप है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। 1951 में हुए पहले संशोधन से लेकर हाल के बदलावों तक, इनमें से हर एक ने भारत के सफर को एक नया मोड़ दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, पहले बड़े बदलावों से। जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं, और यह जरूरी था कि संविधान इन नई सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढाले। और यहीं से संशोधनों का सिलसिला शुरू हुआ। 1951 में हुआ पहला संशोधन,
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसने संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को जोड़ा। अब इसका मकसद ये था कि जो जमीनी सुधार जैसे जरूरी कानून थे, उन्हें अदालती समीक्षा से बचाया जा सके। मतलब उन पर कोर्ट में आसानी से सवाल न उठाया जा सके, ताकि सामाजिक न्याय का काम तेजी से आगे बढ़ सके। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे ड्रामेटिक, सबसे दिलचस्प मोड़ कहा जा सकता है। ये एक ऐसे दौर की कहानी है जहां पहले बहुत बड़े बदलाव हुए और फिर उन्हें ठीक करने की कोशिश की गई। ये था 1976 का 42nd संशोधन। इसे लागू किया गया था इमरजेंसी के उस विवादास्पद दौर में। ये इतना बड़ा था, इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसे मिनी संविधान का नाम ही दे दिया गया। इसने प्रस्तावना में नए शब्द डाले, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य लाए और संविधान के पूरे ढांचे में ही कई बड़े बड़े बदलाव कर दिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह की संवैधानिक खींचतान है। एक तरफ 42वें संशोधन ने ताकत को एक जगह इकट्ठा करने और न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की, और फिर ठीक 2 साल बाद आया 44वां संशोधन, जो एक तरह से डैमेज कंट्रोल का काम कर रहा था। इसने 42वें के कई विवादित बदलावों को पलट दिया, अदालतों की ताकत को वापस लौटाया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो उस उठापटक के बाद अब कहानी का फोकस बदलता है। अब बात होती है लोकतंत्र को और मजबूत करने की, सत्ता को आम लोगों के और करीब लाने की। 80 और 90 का दशक इसी बड़े बदलाव का गवाह बना। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 18, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो नंबर है जिसने भारत की राजनीति में एक पूरी नई पीढ़ी को शामिल कर लिया और सब कुछ बदल कर रख दिया। 1989 के 61वें संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, एक झटके में करोड़ों युवा वोटर बन गए। इस एक कदम ने भारत के चुनावी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आया साल 1992 और साथ में आए 2 बहुत ही जरूरी संशोधन, जिन्हें हम जुड़वा संशोधन भी कह सकते हैं, 73वां और 74वां। इनका एक ही मकसद था, लोकतंत्र को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और शहर की गलियों तक पहुंचाना। 73वें ने पंचायतों को और 74वें ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो 80s और 90s के बाद अब हम नई सदी में कदम रखते हैं। 21st सेंचुरी, नई चुनौतियां, नई जरूरतें और संविधान में कुछ और नए बहुत जरूरी बदलाव। साल 2002 का 86वां संशोधन एक मील का पत्थर था। इसने शिक्षा के अधिकार को, मतलब राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान समाज की बदलती सोच को कैसे अपनाता है। इसके बाद 2016 में आया 101वां संशोधन, जिसने भारत के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। ये था जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका सीधा सा आइडिया था, एक देश एक टैक्स, ताकि पूरा भारत एक सिंगल मार्केट बन सके। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अब ये नंबर 10%। ये एक ऐसे संवैधानिक बदलाव की कहानी कहता है जिसने आरक्षण के मुद्दे पर एक नई बहस शुरू कर दी। 2019 में 103वां संशोधन लाया गया और इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। इसमें सबसे बड़ी और नई बात ये थी कि पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को बनाया गया। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो देश के साथ साथ चलता है और वक्त के साथ बदलता है। और इस बात को संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर से बेहतर कौन कह सकता है। उन्होंने कहा था, एक संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा उस युग की आत्मा होती है। ये बात इस पूरी कहानी का सार है। तो आखिर में सवाल यही है कि अगर हमारा संविधान वाकई एक जिंदा कहानी है तो फिर इसका अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त भारत की नई जरूरतें और नई चुनौतियां ही तय करेंगी। सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए लर्न विद भूमि के साथ। थैंक यू।